हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आपका सोम का नेक्स्ट लेक्चर आज लेके आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर जो लगे हैं अपने, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की करवाया था आपको। मैंने इंट्रोडक्शन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन है मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल को, ठीक है। और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें आपको मैंने पढ़ाया था स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मटेरियल्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। देन आफ्टर दैट मैंने आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में समझाया था। और हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और डिफरेंट डिफरेंट जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं उनका भी स्टडी कर लिया था। ओके, इसका न्यूमेरिकली क्वेश्चन बचता है फर्स्ट चैप्टर का। जब भी आप यहाँ पे आते हो, क्लासेस ऑफलाइन होती है या आगे हमें कोई भी गाइडलाइन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी आफ्टर दैट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो फोकस है वो थ्योरी के ऊपर ही रहेगा। और अभी आपको मैं वो चैप्टर करवा रहा हूँ जिनमें थ्योरी मैक्सिमम है और जो कंबाइन है आप तीनों ट्रेड्स को, ऑटोमोबाइल को भी, सिविल को भी और मैकेनिकल को भी, ठीक है जी। तो उसी के चलते आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलम। ओके, तो जो मैकेनिकल वाले हैं उनको चैप्टर का नाम कॉलम एंड स्ट्रट होगा, ठीक है ना। तो सिविल वालों को कॉलम चैप्टर है, लेकिन जो सारा इसमें थ्योरी पोर्शन, न्यूमेरिकली पोर्शन है वो सारा सेम ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कॉलम। ओके, तो कॉलम होता क्या है? अब चैप्टर का नाम है कॉलम, तो कॉलम है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना। तो देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है ना। आपको मैंने बोला इसका नाम जो लेसन का नाम है वो मैकेनिकल कॉलम एंड स्ट्रट है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे कॉलम भी दिखा रखा है आपको, स्ट्रट भी दिखा रखा है। ओके, अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कॉलम एंड स्ट्रट होता क्या है। उसके बाद जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है वो भी हम स्टडी करेंगे। ओके, अब जो भी कॉलम आपके पास रहेगा ये हमेशा आपके पास 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। देखिए, अभी कॉलम आ गया, ये 90 डिग्री के ऊपर है ग्राउंड के साथ में। ओके, तो कॉलम क्या होगा आपका, हमेशा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा, या आप बोल सकते हो जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर 90 डिग्री के ऊपर है वो आपका कॉलम है। अब इसके ऊपर ये पी दिखा रखा है विद द हेल्प ऑफ एरोस। ये क्या है? ये कंप्रेसिव लोड है। हमेशा कॉलम के ऊपर कंप्रेसिव लोड पड़ेगा, ठीक है। कॉलम आपने देखे होंगे, जनरली मान लीजिए ब्रिज बन रहा होता है उसके नीचे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम के ऊपर हमेशा क्या है, कंप्रेसिव लोड लगता है। और ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड बोल देते हैं। एक्सियल मींस बिल्कुल एक्सेस के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में लोड लग रहा है। देखिए, ऊपर से भी लोड लग रहा है और ये नीचे से भी एरो दिखा रखा है। ओके, तो ये आपका कॉलम है। अब कॉलम क्या हो गया, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो आपका 90 डिग्री के ऊपर है वो आपका कॉलम रहेगा। और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर, कोई भी वो स्ट्रक्चरल मेंबर जो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर नहीं है वो आपका स्ट्रट रहेगा। मींस किसी भी एंगल के ऊपर वो हो सकता है, वो 90 डिग्री के भी ऊपर भी हो सकता है। मींस जो कॉलम है वो स्ट्रट नहीं हो सकता, बट स्ट्रट कॉलम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रट 90 डिग्री के ऊपर भी हो सकता है और अदर देन 90 डिग्री एंगल भी हो सकता है, बट कॉलम हमेशा 90 डिग्री के ऊपर ही रहेगा। ओके, देखिए क्या ना, कॉलम और ये 90 डिग्री के ऊपर है। अब ये बाकी दो डायग्राम देखिए। अब ये देखिए, ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर नहीं है, ये एंगल के ऊपर है, इधर 45 या 60 डिग्री का एंगल ये शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये होगा आपका स्ट्रट। मीन्स अदर देन 90 डिग्री एंगल कोई भी है वो स्ट्रट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री या 180 डिग्री भी बोल सकते हो उसको, इसके ऊपर है तो ये स्ट्रट हो गया आपका। मीन्स अदर देन 90 डिग्री एंगल, जो कॉलम है ये सिर्फ 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। एंड एनी अदर स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, वो 90 डिग्री का एंगल बना भी सकता है और नहीं भी बना रहा तो वो स्ट्रट रहेगा, बट कॉलम हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन था सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इन एनी पोजीशन अदर देन द वर्टिकल एंड फिक्स रिजिडली और हिंज और पिन जॉइंट एंड वन और बोथ एंड इज कॉल्ड द स्ट्रट। अब क्या बोला देखिए इसने, द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो लोड है वो एक्सियल कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में बोला है इसने अब यहाँ पे, ठीक है ना। अदर देन वर्टिकल मीन्स वो वर्टिकल ना हो, 90 डिग्री के ऊपर ना हो, उसके अलावा किसी भी पोजीशन में हो तो वो स्टट कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रखे हैं, फिक्स, रिजिडली और हिंज और पिन जॉइंट। अब ये क्या होता है, ये आपको फर्दर थर्ड या फोर्थ पेज के ऊपर जाके आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ये एंड कंडीशंस होती हैं कि कॉलम को आपने दोनों एंड के ऊपर से कैसे इसको आप डील कर रहे हो, ये आपकी फर्दर आगे स्टडी में आएगा। ओके, तो ये स्टट था। ओके,
देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्टिंग रोड्स एंड पिस्टन रोड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रट, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर नहीं होती। अ वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड अ कॉलम। द कॉलम इज अ बार और मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला इसने, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो उसको बोलेंगे हम कॉलम। एंड कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, और जो लोड है वो उसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड डलेगा। द वर्टिकल पिलर बिटवीन द रूफ एंड फ्लोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम। यहाँ पे कॉलम का एग्जाम्पल इसने क्या दिया है, छत और फर्श के बीच में, देखिए बिटवीन रूफ एंड फ्लोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम, जो वर्टिकल पिलर खड़े रहते हैं। Thus the difference between column and strut is that the column are inclined at 90 degree to the horizontal while the struts are arranged in any position। ये वही बात आ गया ना। अब बोलता है कॉलम एंड स्ट्रट में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, वो यही है कि जो कॉलम है आपका वो 90 डिग्री के ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल के साथ में उसका 90 डिग्री का एंगल बनता है, बट स्ट्रट आपके किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। Another difference between the strut and column is that the strut may have its one or both and fixed rigidly। इसको रहने दीजिए, आप बस ये बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि जो कॉलम है आपका ये 90 डिग्री के ऊपर होगा और जो आपका स्ट्रट है वो किसी भी एंगल के ऊपर हो सकता है। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉलम। एक कॉलम को अच्छा बनने के लिए क्या कुछ यहाँ पे चाहिए होता है, मीन्स एक अच्छे कॉलम में कौन कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला क्या लिखा है, द कॉलम शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट। जो कॉलम आपका है ये हमेशा सीधा रहना चाहिए, परफेक्टली स्ट्रेट हो, बेंट ना हो कहीं से भी। सेकंड पॉइंट देखिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म। जो उसका क्रॉस सेक्शन है मीन्स उसका एरिया है ये यूनिफॉर्म रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कहीं से बढ़ रहा है कहीं से कम हो रहा है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, द कंप्रेसिव लोड मस्ट बी परफेक्टली एक्सियल। जो उसके ऊपर लोड डल रहा है वो आपका एक्सियली होना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, द मटेरियल ऑफ द कॉलम शुड बी होमोजीनियस। जो उसका मटेरियल है, कॉलम जो आप बना रहे हो उसका जो मटेरियल है वो आपके पास होमोजीनियस हो, एकसार हो, ऐसा ना हो कहीं पे किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कहीं पे कम है। आप जब पिलर बनाते हो, कॉलम बना रहे हो, तो ये मिक्सिंग करके ही बनाते हो ना, तो ऐसा ना हो कि कहीं पे जो आपने मिक्सिंग किया मटेरियल है कहीं पे अच्छी क्वांटिटी में है कहीं पे कम क्वांटिटी में है। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी आइडियल कॉलम की, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, व्हाट इज़ कॉलम एंड राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉलम। ओके, देन आगे देखिए, मोड ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम। मोड ऑफ फेलियर इसका मीन्स क्या हुआ, कहीं पे आपका कॉलम बना हुआ है तो वो फेल कर रहा है, तो कौन कौन से कारणों के कारण वो वहाँ पे फेल हो सकता है, उसके मोड ऑफ फेलियर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, देन सेकंड है आपका बकलिंग स्ट्रेस, थर्ड आपका है कम्बिनेशन ऑफ बोथ, मींस डायरेक्ट भी और बकलिंग भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि जो आपका कॉलम है वो क्रश कर गया, टूट गया, ठीक है। इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल आप ले सकते हो, छोटा सा आपने चौक का टुकड़ा ले लिया, ठीक है ना। अब चौक को आप अपने थंब और फिंगर के बीच में रख के प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, वो क्रश कर जाएगा वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका होता है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, मीन्स आपका जो कॉलम है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण फेल हो रहा है, जो आप वहाँ पे इसके ऊपर लोड लगा रहे हो, ठीक है। दूसरा है बकलिंग स्ट्रेस। अब बकलिंग क्या होता है, इसको समझने, बकलिंग मीन्स होता है बेंड हो जाना, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या कीजिएगा, जो आपका पेन का रिफल है उसको निकाल लीजिएगा, उसको अपने थंब और फिंगर के बीच में रख के प्रेस कीजिएगा तो ये बाहर को बेंड हो जाएगा। जैसे आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बाहर को चला जाएगा, बेंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं बकलिंग, ठीक है। देखिए पहले ये इनिशियल स्टेट में क्या था, स्ट्रेट था, जैसे ही आपने ऊपर से लोड लगाया नीचे से लोड लगाया ये बाहर को बेंड हो गया, या बक्कल स्टेट इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बक्कल स्टेट इसकी आ गई है, ये अपनी जो इनिशियल स्टेट थी उससे ये बेंड हो चुका है, ओके। तो ये आपके पास होता है बकलिंग। थर्ड आपके पास होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ,
मीन्स दोनों के कारण फेल हो सकता है वो, डायरेक्ट कंप्रेसिव के कारण भी और बकलिंग स्ट्रेस के कारण भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी टाइप का कॉलम है। आगे इसकी भी 3 टाइप्स आती हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके ये फेलियर मोड है, ये काम में आते हैं या स्टडी में आते हैं अपने। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अब ये पहला था आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ना, ये हमेशा शॉर्ट कॉलम में होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ वेरी स्मॉल देन ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर इंड्यूस इन द कॉलम एज द मैग्नीट्यूड लोड इज इंक्रीज द स्ट्रेस आल्सो इंक्रीज। बोलता है अगर आपका कॉलम बहुत छोटा है तो वो आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड के कारण फेल होता है। क्या होगा, जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ होता जाएगा। When the induced compressive stress become equal to crushing stress of the material of column, then the column fail by crushing or collapsing load। बोलता है जब उसके बीच में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो इतनी हो जाती है कि वो क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर आ जाती है। क्रशिंग मीन्स जितना मटेरियल ने सहना तो सह लिया, इसके बाद मटेरियल आपका वहाँ पे क्रश कर जाएगा, टूट जाएगा, तो तब आपका मटेरियल फेल हो जाता है ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ओके, सेकेंड आपका था बकलिंग। अब उसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ लार्ज। अब कॉलम की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है देन इट डिफ्लेक्ट ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपनी पोजीशन से। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, पहले इनिशियल स्टेट था, आपने लोड लगाया तो वो बाहर को डिफ्लेक्ट हो गया अपनी पोजीशन से। दिस डिफ्लेक्शन इज़ नोन एज क्रिपलिंग और बकलिंग। इस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं आप क्रिपलिंग, और जो लोड डल रहा है उसको बोलते हो आप क्रिपलिंग लोड। ओके, तो उसको क्रिपलिंग लोड भी बोल देते हैं, क्रिटिकल लोड भी बोल देते हैं, एंड बकलिंग लोड भी बोल देते हैं। थ्रू द स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉलम आर लेस दैन द क्रशिंग स्ट्रेस बट ड्यू टू डिफ्लेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन द कॉलम आर नॉट एबल टू सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। अब यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्रशिंग स्ट्रेसेस से कम होती हैं, तो मटेरियल अपना क्रशिंग के कारण फेल तो नहीं होता, लेकिन वो बाहर को बेंड हो गया है। अब वो बेंड हो गया है लेकिन हमने तो उसको स्ट्रेट रखना था ना, तो जिस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे कॉलम को लगाया था वो पर्पस हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा एक फेलियर ही हो गया। ओके, देखिए आगे, द बकलिंग इज़ आल्सो नोन एज इलास्टिक इनस्टेबिलिटी। इसका सेकंड नाम हो गया बकलिंग को हम इलास्टिक इनस्टेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहा। फॉलोइंग आर द सम कॉसेस ऑफ बकलिंग। ये जो नीचे कुछ यहाँ पे आपको दे रखे हैं कॉज जिनके कारण बकलिंग आपका होता है। पहला पॉइंट देखिए, द कॉलम इज़ नॉट परफेक्टली स्ट्रेट। जो कॉलम आपका है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ देखिए, आपको मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। जो भी प्रॉपर्टीज़ आपकी आइडियल कॉलम में थी, ठीक है, अगर इनका उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, बकलिंग के आपके कॉसेस बन जाएंगे। अब वहाँ पे हमने बोला था आइडियल में वो स्ट्रेट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। वहाँ पे एरिया हमारा यूनिफॉर्म था, यहाँ पे एरिया हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। वहाँ पे लोड हमारा एक्सियल लग रहा था, यहाँ पे लोड हमारा एक्सियल नहीं लग रहा है। वहाँ पे मटेरियल हमारा होमोजीनियस था, यहाँ पे मटेरियल हमारा होमोजीनियस नहीं है। तो मीन्स आइडियल के लिए जो आपके 4 पॉइंट थे सफिशेंट आपके थे, वो यहाँ पे सब अपोज होंगे। बस आपने नोट वर्ड याद करना है, इजीली आप इसको याद कर लोगे इससे। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने का मैं, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए, ठीक है, तो ये आपके मोड ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम हो गया। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका है एक्चुअल लेंथ। ओके, तो एक्चुअल लेंथ क्या होता है, देखिए द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ इफेक्टिव लेटरल रिस्ट्रेंस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है, एक्चुअल लेंथ मीन्स क्या होगा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का जो लेंथ है बस वो आपका एक्चुअल लेंथ रहेगा। ओके, यहाँ पे जो इनमें टिपिकल वर्ड्स दे रखे हैं उनको याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकंड आपका देखिए इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स जहाँ से आपका बेंडिंग होगा उसको बोलोगे आप इक्विवेलेंट लेंथ। ये आपको आगे एंड कंडीशन समझाऊंगा ना, तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, इसको यहाँ पे बस छोड़ दीजिए एक बार इक्विवेलेंट लेंथ को, जब आप एंड कंडीशन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद देखिए स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो जनरली आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आएगा, ठीक है। इसका फार्मूला आपको याद रखना होगा, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं ये, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन
ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम इज़ नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये रेशियो होता है 2 पॉइंट्स का, ऊपर आएगा आपका लेंथ ऑफ कॉलम, नीचे आएगा रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं के साथ में, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए एल आपके पास लेंथ आ गया, डिवाइड बाय के मिनिमम, MIN स्टैंड्स फॉर मिनिमम, मिनिमम मीन्स मिनिमम जो कम से कम रेडियस ऑफ डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अब के निकालने का भी फार्मूला होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ I बटा A। आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और A आपका होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए अब ये के निकाला हुआ है ना, ये आपका के था मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन। इसको निकालने का फार्मूला देखिए स्क्वायर रूट I बटा A। आई आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कम मिनिमम लेना है हमने यहाँ पे, ठीक है, और A आपका हो गया एरिया। तो ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो का हो गया फार्मूला, ठीक है जी। इसको आपने याद करना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ओके, देन आगे आपका आ गया बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड। ये आपको पहले मैं बता तो चुका ही हूँ, यहाँ पे दोबारा देखिए क्या होता है ये। द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड विच अ कॉलम कैन टेक विदाउट फेलियर बाय बकलिंग इज कॉल्ड बकलिंग लोड। मीन्स कॉलम आपका फेल होने से, फेल किसके कारण, बकलिंग के कारण, कॉलम आपका बकलिंग के कारण फेल होने से पहले पहले जितना सेफ लोड उठा लेता है उसको बोलते हैं बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड। ये बड़ा मेन आपके पास ये टर्म है क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में आपको यही पूछा जाता है कि फाइंड आउट द बकलिंग लोड। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज क्रिपलिंग और क्रिटिकल लोड। अब इसके नाम देख लीजिए कितने हैं, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड, ठीक है। द बकलिंग टेक प्लेस अबाउट द एक्सेस हैविंग मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ये तो पहले वाली बातें आ गई, सब आपने की हुई हैं, बस आप याद रखिए बकलिंग लोड क्या होता है। बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड सारा एक ही चीज़ है ये। और ये आपका है सेफ लोड विच कैन कॉलम कैन बियर बिफोर फेलियर ड्यू टू बकलिंग। मीन्स बकलिंग के कारण फेल होने से पहले पहले जो आपका सेफ लोड वो उठा लेता है उसको बकलिंग लोड बोलते हैं। ओके, देन आपका आ गया बकलिंग फैक्टर। इट इज़ द रेशियो बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ये आपको डेफिनेशन याद रखना है, इसका कोई न्यूमेरिकल में पूछा नहीं जाता आपको, ये बकलिंग फैक्टर निकालिए, ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी है। जनरली क्या होता है 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3-4 टर्म दे देते हैं और उनका डेफिनेशन पूछ लेते हैं 1.5 नंबर का या 2-2 नंबर का डाल के, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये रेशियो आपका किसका, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन। देन एट लास्ट आपके पास है सेफ लोड, ठीक है। अब सेफ लोड क्या होता है, सेफ लोड वो है जो मटेरियल फेल होने से पहले पहले वो कैरी ओवर कर लेगा। देखिए सेफ लोड क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द वर्किंग लोड टू विच अ कॉलम मे बी सब्जेक्टेड सेफली, इट इज़ द लोड अंडर विच द कॉलम विल नॉट बक्कल। मीन्स कॉलम बक्कल नहीं होगा, बक्कल होने से पहले पहले वो जितना लोड उठा लेगा आपका वो सेफ लोड कहलाएगा। तो देखिए सेफ लोड इज इक्वल टू बकलिंग लोड डिवाइड बाय FOS, मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप शॉर्ट में FOS बोल देते हो बिकॉज आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कई बार डायरेक्ट ही FOS दे देते हैं, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखते फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो याद रखिएगा FOS स्टैंड्स फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, तो बस आज के टॉपिक में इतना ही कर लीजिएगा। इसमें आपको मैंने बताया है कॉलम क्या होता है, स्टड क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है आइडियल कॉलम की, देन फेलियर मोड कौन कौन से हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। देन आफ्टर दैट वेरियस टर्म्स हमने आज स्टडी की है। ओके, इसके बाद आपको इसमें मैं करवाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। 3 तरीके का होता है जैसे कि आपको बताया था मैंने, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम। आफ्टर दैट एंड कंडीशंस आएंगी, 4 एंड कंडीशंस होती हैं, चारों को हम यहाँ पे देखेंगे 1 by 1। ओके, आफ्टर दैट आपका यूलर फार्मूला आएगा इसमें, जिसके बेस के ऊपर आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इतना ही इसको गो थ्रू कीजिएगा, जो भी समझ में ना आए क्यूरीज अपना पूछ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस पोस्ट कीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय।